नाउ सबसे पहले बात करेंगे डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ हैलोजेंस। सो पहले डिटेक्शन ऑफ हैलोजेंस की डिटेक्शन करते हैं और फिर उसकी एस्टिमेशन करेंगे। बेटा देखो, डिटेक्शन ऑफ हैलोजन के लिए सबसे पहले हमारे पास होता है ड्राई हीटिंग टेस्ट। ड्राई हीटिंग टेस्ट को बेटे हम नाम देते हैं बील-स्टीन्स टेस्ट। ये एक ड्राई हीटिंग टेस्ट है बेटा। दिस इज अ ड्राई हीटिंग टेस्ट। कैसे किया जाता है? देखो बेटा, मार्केट में ना एक कॉपर की लूप मिलती है, कॉपर की वायर, कॉपर लूप बोलते हैं, कॉपर वायर बोलते हैं। उस कॉपर वायर को लेके हम नॉन ल्यूमिनस फ्लेम पे हीट करेंगे। नॉन ल्यूमिनस फ्लेम यानी जिसकी अपनी कोई चमक ना हो। जैसे बंसन बर्नर जो होता है उसकी फ्लेम नॉन ल्यूमिनस होती है। बंसन बर्नर जलता हो तो आपको पता ही नहीं चलता है, उसमें सिर्फ क्या होता है, किनारे दिखाई देते हैं फ्लेम के, सिर्फ पूरी फ्लेम तो इनविजिबल सी होती क्योंकि उसका अपना कोई भी कलर नहीं होता। पर नहीं सर, हमारी लेबोरेटरी में तो दिखाई देता हो येलो से जलता हुआ, क्योंकि तुम्हारे बंसन बर्नर कभी साफ ही नहीं किए। ठीक, तो उसमें क्या होता है, कार्बन के डिपॉजिट ऑलरेडी होते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा फ्लेम का कलर देता है। अदरवाइज अगर बिल्कुल साफ सुथरा बंसन बर्नर यूज करें तो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होती है, उसकी कोई चमक नहीं होती, हल्की सी फ्लेम सी दिखाई देती, बहुत हल्की, जिसका कोई कलर दिखाई नहीं देता, सिर्फ बाउंड्री सी दिखाई देती है। समझ में आई बात? आपने क्या किया, कॉपर वायर बाजार से खरीदी और उसको हीट किया बंसन बर्नर पे। जैसे उसको हीट करने लगेंगे ना तो ग्रीन कलर की फ्लेम आनी शुरू हो जाएगी। जो फ्लेम का कलर होगा वो ग्रीन हो जाएगा। समझ में आई बात? आप उसको हीट करते रहेंगे। कब तक हीट करेंगे? until it ceases to give green color. until it ceases to give green color. समझ में आई? यानी take a copper wire, heat it on a Bunsen burner flame or non-luminous flame till it ceases to give green color. जब तक ये ग्रीन कलर देना बंद ना कर दे तब तक हीट करते रहेंगे। हीट करने के बाद जब वो ग्रीन कलर देना बंद कर देगा, आप उस वायर को पकड़ के ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिप करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिप करने के बाद दोबारा से जैसे बंसन बर्नर पे हीट करेंगे, इट स्टार्ट्स ग्लोइंग ग्रीन अगेन। दोबारा से ग्रीन कलर हो जाएगा। दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ हैलोजेंस। कैसे? मैंने कहा, टेक अ कॉपर वायर, heat it on a non-luminous flame till it ceases to give green color. Till it ceases to give green color. ठीक, now dip it in organic compound and reheat. If green color appears, it shows the presence of halogen. It shows the presence of halogens. ठीक, क्यों होता है ऐसा? देखो बेटे, कॉपर के जो हैलाइड्स होते हैं ना, कॉपर के हैलाइड दैट बर्न्स विद ग्रीन एज्ड फ्लेम। हैलाइड्स ऑफ कॉपर बर्न्स विद ग्रीन एज्ड फ्लेम। इसलिए अगर आपके फ्लेम का कलर दोबारा से ग्रीन हुआ तो इसका मतलब हैलाइड बना होगा कॉपर का। अब वो कहां से आया होगा? ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड से। क्यों? पहले हमने इसीलिए तो हीट किया था कि अगर उसका कोई हैलाइड पहले से हमारे पास है तो हमने हीट किया जब तक उसका ग्रीन कलर खत्म ना हो जाए, ताकि हैलाइड डीकंपोज हो जाए। वो हैलाइड हम डीकंपोज कर चुके थे जो पहले था।
अब जैसे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिप करके दोबारा रीहीट किया, अगर ग्रीन कलर आया तो वो किसका होगा? हैलोजन का होगा, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में होंगे, क्योंकि हैलाइड्स ऑफ कॉपर बर्न्स विद ग्रीन एजेड फ्लेम। बोलो क्लियर? सो ये टेस्ट, इसको बील स्किन टेस्ट या ड्राई हीटिंग टेस्ट बोलते हैं, ये हम यूज कर लेते हैं। बट ये टेस्ट ना थोड़ा धोखेबाज टेस्ट है बेटा। क्यों? सबसे पहली बात, इसकी कुछ लिमिटेशंस है बेटा, इसकी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन नंबर 1, साइनाइड्स ऑफ कॉपर बर्न्स विद ग्रीन एजेड फ्लेम। जो साइनाइड होते हैं बेटे वो भी ग्रीन एज फ्लेम से जलते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हैलोजन है कि साइनाइड है? पर चलो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि हमें कभी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हमारी लेबोरेटरी में देते ही नहीं। देते क्यों नहीं बेटा? क्योंकि क्या होता है, साइनाइड जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करे तो जो मेटल साइनाइड होते हैं डेडली पॉइजन होते हैं, है ना, और केमिस्ट्री वाले वैसे ही बेचारे परेशान होते हैं, तो क्या पता था और था, है ना, इसलिए देते नहीं। साइनाइड्स मिलते नहीं है हमारे को। ठीक, इसको अगर लेना हो ना, अगर रिसर्च करनी हो, अगर आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पर रिसर्च करनी हो, रिटर्न परमिशन लेनी पड़ती मिनिस्ट्री से, तब जाके सॉल्ट मिलते हैं। नहीं तो सॉल्ट मिलते नहीं, नाइट्रोजन वाले आपके लेबोरेटरी में नहीं देते हैं जब तक कि परमिशन ना हो, रिटर्न परमिशन ना हो। ठीक, तो चलो इसको तो हमने सोच लिया कि चलो साइनाइड तो देंगे ही नहीं हमारे को, तो होगा ही हैलोजन। बट क्या इसने ये बताया कौन सा हैलोजन है? ये तो हैलोजन है। हैलोजन तो फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो इस वजह से ये हमें दूसरी लिमिटेशन ये देता है, ठीक, डज नॉट टेल अस अबाउट which hydrogen is present, which halogen is present, कौन सा हैलोजन प्रेजेंट है उसके बारे में कुछ नहीं बताता बेटा। ठीक है जी, इसलिए हमें इस टेस्ट का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। इट इज जस्ट अ प्रिलिमिनरी टेस्ट। प्रिलिमिनरी स्टेज पे हमने कर लिया, देख लिया, अभी हो सकता है कि नहीं। बेटा इसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इज लेसेगन्स एक्सट्रैक्ट टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगली बात आ जाती है बेटा लेसेगन एक्सट्रैक्ट टेस्ट। लेसेगन्स एक्सट्रैक्ट टेस्ट, ये जो लेसेगन एक्सट्रैक्ट टेस्ट है बेटा, इसको सोडा एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं, सोडा एक्सट्रैक्ट टेस्ट भी बोलते हैं। एक्सट्रैक्ट टेस्ट वेरी मजेदार। क्या है कि लेबोरेटरी में आपको क्या करेंगे, एक फ्रेशली कट सोडियम के पीसेस देंगे, छोटे छोटे पीसेस देंगे, और एक छोटी सी ट्यूब आपके हाथ में पकड़ा देंगे जिसको बोलते हैं फ्यूजन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फ्यूजन ट्यूब। छोटी सी ट्यूब होती है। आपने सोडियम का एक छोटा सा पीस लेना बेटा, माता का माल समझ के इस्तेमाल नहीं करने का, बहुत ज्यादा नहीं लेने का, सिर्फ छोटे से छोटा पीस सोडियम का लेने का। छोटा सा पीस सोडियम का आपने लिया और उस फ्यूजन ट्यूब में हीट किया। जब उसको हीट करते हैं फ्यूजन ट्यूब में, नो सिग्नल हो जाता है। ये क्या हो गया यार? जस्ट अ सेकंड भाई, कहीं ना कहीं से सिग्नल उड़ गया। सो बेटा लेसेगन एक्सट्रैक्ट टेस्ट में हम दोबारा से बताते हैं आपको, टेक अ फ्रेशली कट पीस ऑफ सोडियम एंड ऐड इट इनटू द फ्यूजन ट्यूब। किसमें ऐड करेंगे? फ्यूजन ट्यूब में। एंड हीट इट टिल इट बिकम्स अ शाइनी ग्लोब्यूल। एक चमकदार सा पारा, समझते पारा? मरकरी की तरह का चमकदार, स्टील की तरह का चमकदार सा एक ग्लोब्यूल बन जाता है जब हम सोडियम को हीट करते हैं फ्यूजन ट्यूब में। जब वो शाइनी ग्लोब्यूल बन गया, एक पिंच ऑफ सॉल्ट ली जिसको हमने डिटेक्ट करना है और उसको इसके अंदर डाला, उसको उसके अंदर डाल के दोबारा रीहीट किया। जब हम उसको दोबारा रीहीट करेंगे इट विल बिकम रेड हॉट, बिल्कुल लाल सुर्ख बन जाएगा। एक दूसरी चाइना डिश में, चाइना डिश नूडल्स नहीं भाई, चाइना डिश मतलब एक छोटा सा डिश होता है, ठीक, तो चाइना डिश पोर्सिलेन का एक छोटा सा कटोरी, उसको लिया, उसमें डिस्टिल्ड वाटर को बॉईल किया। अब हमें तो टैप वाटर ही दे देते हैं। अब टैप वाटर में तो ऑलरेडी क्लोरीन है, तो वो तो टेस्ट देगा ही देगा क्लोरीन का। तो क्या लेना है? डिस्टिल्ड वाटर।
तो डिस्टिल्ड वाटर को चाइना डिश में हीट किया, बॉयल किया, और जो फ्यूजन ट्यूब लाल लाल थी ना उसको उसके अंदर प्लंज कर दिया, ऐसे तोड़ दिया, वो टूट जाएगी 1 सेकंड के अंदर, टक टूट जाएगी, ठीक। और सारा का सारा मटेरियल उस चाइना डिश में आ गया, वाटर में आ गया। नाउ बॉयल इट एंड फिल्टर इट, आपका सोडा एक्सट्रैक्ट तैयार हो गया। अगेन दोबारा से सुन लो, फ्रेशली कट सोडियम का पीस लिया छोटा सा, और उसको फ्यूजन ट्यूब में डाला, हीट किया टिल इट बिकम्स अ शाइनी ग्लोब्यूल, टिल इट बिकम्स अ शाइनी ग्लोब्यूल। At that time, add a pinch of salt to be tested and reheat it till it becomes red hot. When it becomes red hot, take a china dish with distilled water and plunge that red hot bottle, red hot you can say fusion tube into that. और फिर उसको बॉयल किया, और बॉयल करके फिल्टर कर लिया ताकि कांच कांच निकल जाए, ठीक। और हमारे पास सोडा एक्सट्रैक्ट बन गया, उसको सोडा एक्सट्रैक्ट या लेसेगन्स एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। बोलो क्लियर हो गया? एक बार फिर से, है ना, कि फ्रेशली कट सोडियम पीस, पुट इट इन द फ्यूजन ट्यूब, heat it till it becomes shiny globule. When it becomes shiny globule, add a pinch of salt, reheat till it becomes red hot. Take a china dish with distilled water and plunge it into that, plunge that fusion tube into that, and again reheat, boil it and filter it. Lecithin extract is ready, that is soda extract is ready. Got it? अब सोडा एक्सट्रैक्ट क्या बना? अगर मेरे पास हेलोजन है, देखो बेटा, हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। बेटा फ्लोरीन तुम्हें देंगे नहीं, क्योंकि उससे फोटो पे हाथ चढ़ सकता है। रिएक्शन इज वेरी फास्ट, रिएक्शन इज वेरी फास्ट, इसलिए कभी फ्लोरीन देते नहीं। टेस्ट होता है क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। क्लियर? तो अगर मेरे पास क्लोरीन होगा तो सोडियम जो था it will react with chlorine to form NaCl. It will react with chlorine of organic compound to form NaCl. If it would have been bromine, then it will give us NaBr, and if that would be iodine, so it will give us NaI. ये सोडा एक्सट्रैक्ट बना हमारे पास। समझ में आई बात? क्लियर हो गया कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन था तो NaCl बना, ब्रोमीन था NaBr बना, आयोडीन था तो NaI बना। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि मैं सोडा एक्सट्रैक्ट बनाऊं क्यों? Why should I do such a big deal, है ना भाई? ओ सोडियम पीस लिया जी, हीट किया जी, शाइनी ग्लोब्यूल बनाया जी, फिर पिंच ऑफ सॉल्ट ऐडा, फिर हीट किया, फिर उसके बाद उसको रेड हॉट किया, फिर प्लंजा, और फिर उसको क्या किया? फिल्टर किया। इतना काम क्यों करूं? Why should I do this? देखो बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड। एंड कोवलेंट कंपाउंड के रिएक्शन स्लो होते हैं, और इस फास्ट फूड के जमाने में हमारे पास इतना समय नहीं है। तो हम क्या करते हैं? उस कोवलेंट कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड में चेंज करते हैं। तो हमने क्या किया? सोडियम के साथ रिएक्ट करके उस कोवलेंट कंपाउंड को किसमें चेंज कर दिया? आयनिक। क्योंकि आयनिक रिएक्शंस आर वेरी क्विक, आयनिक रिएक्शंस आर वेरी क्विक, इसलिए हमने क्या किया? इसको आयनिक कंपाउंड में चेंज किया। तो सर इसमें लिथियम क्यों नहीं यूज किया? बेटा लिथियम के कंपाउंड फिर कोवलेंट के कोवलेंट। फजन रूल याद करो केमिकल बॉन्डिंग में, जितना छोटा कटायन होता है उसका कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होता है। तो लिथियम इज वेरी छोटा, इसलिए लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड हैव अ लॉट ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर, तो रिएक्शंस विल बी स्लो। फिर से पोटेशियम क्यों नहीं लिया? भैया फोटो पे हाथ चढ़ जाएगा। क्यों? पोटेशियम का रिएक्शन इज वेरी वेरी क्विक। तो हमें जज्बात को कंट्रोल में भी रखना था, पर ऑन द अदर हैंड रिएक्शन फास्ट भी करवाना था। बहुत फास्ट नहीं करवाना था, पर बहुत स्लो भी नहीं रहना था। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमें उसको चेंज करना पड़ा कोवलेंट से आयनिक में। लेकिन पोटेशियम एक्सेट्रा यूज नहीं किया बेटा, क्योंकि उससे क्या होना था? रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाता, ठीक, और एक्सप्लोजन होने के खतरे होते हैं। तो सोडियम इज बेटर, तो हमने सोडियम इसलिए यूज किया। बोलो क्लियर? तो कल को कोई पूछे कि सोडा एक्सट्रैक्ट क्यों बनाते हैं, बोलना क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवलेंट होते हैं, उनके रिएक्शन स्लो होते हैं, उनको हम फास्ट रिएक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आयनिक कंपाउंड में चेंज करते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ फ्यूज किया जाता है। समझ में आई बात? और उससे हमारे पास आयनिक कंपाउंड बनते हैं। बोलो क्लियर? नाउ एट दिस स्टेट, जब सोडा हमारे पास ये बन गया,
हम उसमें से छोटा सा पोर्शन सोडा एक्सट्रैक्ट का निकालेंगे एक टेस्ट ट्यूब में। बेटा सोडा एक्सट्रैक्ट को थोड़ा थोड़ा करके यूज करना चाहिए, क्योंकि काफी सारे टेस्ट करने होते हैं ना, एक ही बार में सारा यूज किया दोबारा बनाना पड़ेगा यार। तो एक टेस्ट ट्यूब बना के डाला ना, और उसमें थोड़ा सा एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में शिफ्ट कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें पहले ना थोड़ा सा HNO3 डालेंगे। क्या डालेंगे? थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड। इसका फंक्शन क्या होता है वो आगे समझाऊंगा मैं आपको, ठीक। हैलोजन के टेस्ट में टेस्ट करने से पहले हम उसमें थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड जरूर डालेंगे, एंड फॉलोड बाय एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। इसके बाद हम इसमें डालते हैं सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। इसीलिए इस टेस्ट को सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट भी कहा जाता है। इस टेस्ट को सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट भी कहा जाता है। तो हमने पहले HNO3 डाला, एक आधा मिनट वेट किया, और फिर इसमें AgNO3 डाल दिया। जब इसमें AgNO3 डालोगे, AgCl के साथ जुड़ के क्या बनाएगा? AgCl, ठीक। और NaNO3 सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट करवाने का, क्या? इसका सिल्वर इसके साथ, इसका सिल्वर, इसका सोडियम इसके साथ, स्वैपिंग। क्लियर? तो जस्ट इसको स्वैप करना है आपने, सिल्वर को इधर, सोडियम को इधर, कर लोगे भाई? तो ऐसे करके ये AgCl बनेगा, विच इज व्हाइट कलर जिलेटिनस प्रेसिपिटेट। व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट, soluble in nitric acid as well as NH4OH। NH4OH में soluble होता है, व्हाइट जिलेटिनस सा प्रेसिपिटेट बनेगा। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया तो समझ में आ गया क्लोरीन है। समझ में आई? वहीं पर बेटे अगर यहां पे ब्रोमीन हुआ, अगेन स्वैपिंग, तो क्या बनेगा? AgBr, ठीक, प्लस NaNO3। बेटा दिस इज डल येलो। कैसा होता है? डल येलो होता है जी। समझ में आई बेटे बात? और इसी तरह से अगर AgI बनेगा, AgI प्लस NaNO3, तो बेटे ये बनेगा ब्राइट येलो। ये कैसा बनेगा? ब्राइट येलो। तो अगर हमारे पास येलो कंपाउंड आया तो पहले देखना डल येलो की ब्राइट येलो। अगर डल येलो हुआ तो ब्रोमीन, और ब्राइट येलो हुआ तो आयोडीन। पर सर मेरे को तो पता ही नहीं चलता डल येलो कौन सा और ब्राइट येलो कौन सा है ना। ये तो नेचुरल प्रॉब्लम है भाई, हम किसको डल बोले किसको ब्राइट बोले हमें क्या पता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, येलो जब आएगा ना तो उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करके देखेंगे। अगर AgBr होगा वो डल येलो प्रेसिपिटेट soluble in NH4OH हो जाएगा। और अगर आयोडीन हुआ ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट विच इज इनसॉल्युबल, जो सॉल्युबल नहीं होगा। तो हमने सोडा एक्सट्रैक्ट बनाया, उसमें थोड़ा सा HNO3 डाला, थोड़ा सा HNO3 नाइट्रिक एसिड डाला, फॉलोड बाय एडिशन ऑफ AgNO3। अगर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ गया तो हमने समझ लिया क्लोरीन है। येलो आया तो हमने NH4 में डिसॉल्व किया। अगर डिसॉल्व हो गया तो ब्रोमीन है, नहीं हुआ तो आयोडीन है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? क्लियर? सो दिस इज सोडा एक्सट्रैक्ट टेस्ट फॉर हैलोजेंस, ठीक, या लेसिगन एक्सट्रैक्ट टेस्ट फॉर हैलोजेंस। लेकिन सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड ओवर हियर? very important, will be asked in your papers. Function of nitric acid. Function of HNO3 nitric acid in Lessigan extract test of Lessigan's extract test of halogens। बेटा सिर्फ हैलोजन के लेसिगन एक्सट्रैक्ट टेस्ट में इसका यूज होता है और कहीं नहीं, ठीक। क्या फंक्शन होता है? देखो बेटे क्या है कि जो हलाइड होते हैं ना उसमें साइनाइड की इंप्योरिटीज रहती हैं या सल्फाइड की इंप्योरिटीज होती हैं। अगर मान लो
इसका काम होता है रिमूविंग impurities of cyanides and sulfides. सल्फाइड्स और साइनाइड की इंप्योरिटी को रिमूव करता है। कैसे करता है? देखो बेटे, अगर साइनाइड हुआ, ठीक, तो जो सोडा एक्सट्रैक्ट होगा वो NaCN बनेगा, NaCl भी बनेगा, NaCN भी बनेगा अगर साइनाइड हुआ। अब जब हम नाइट्रिक एसिड डालते ना, तो नाइट्रिक एसिड क्या करेगा? देखो ध्यान से, बहुत इजी है। आपने इसको अलग निकाल देना, ठीक है जी। तो हमारे साथ क्या बना? HCN। HCN जो होता है ना बेटे, ये गैस होता है, इसलिए उड़ी उड़ी हो जाएगा, समझे? और साथ में NaNO3 ये रह जाएगा। तो साइनाइड की इंप्योरिटीज खत्म हो गई, साइनाइड की इंप्योरिटी खत्म हो गई। वहीं पर अगर सल्फाइड होता तो क्या होता? सल्फाइड होता तो बेटे हमारे पास Na2S बन जाता। क्या बन जाता? Na2S बन जाता। सल्फाइड होता तो Na2S बन जाता। सोडा एक्सट्रैक्ट में ये बन जाता। अब मैं इसमें जैसे नाइट्रिक एसिड डालूंगा, ठीक, तो आपने यहां से इसको बाहर निकाला, ये बाहर क्या निकला? H2S, ठीक है जी। तो H2S इज अगेन अ गैस, विल बी इवॉल्व आउट, और NaNO3 तो हमेशा ही बन रहा है सब जगह पर, ठीक। तो इसने इस तरह से क्या किया? साइनाइड और सल्फाइड की इंप्योरिटीज को रिमूव कर दिया। हेंस इट रिमूव्स द इंप्योरिटीज ऑफ साइनाइड एंड सल्फाइड। पर सर हम रिमूव क्यों करें इसको? देखो बेटे, अगर ये इंप्योरिटीज रहती और मैं इसमें AgNO3 डाल देता, ठीक, AgNO3 डालता, स्वैपिंग, यहां पे बनता क्या? AgCN और NaNO3। जो AgCN है वो भी वाइट है। अब हमें कैसे पता चलेगा साइनाइड की क्लोराइड है? ये भी वाइट है, वो भी वाइट है, तो टेस्ट में हिंड्रेंस हो गई कि नहीं? और अगर सल्फाइड हुआ तो अब तो और ही प्रॉब्लम है। अगर सल्फाइड हुआ और आपने AgNO3 डाल दिया तो Ag2O बनेगा, Ag2S बनेगा, प्लस NaNO3। Ag2S ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट है। कैसा है? ब्लैक। अब एक बात बताओ, ब्लैक के आगे कोई और कलर नजर आएगा क्या? कोई और कलर नजर आएगा? कोई व्हाइट येलो नजर आएगा ब्लैक के अंदर? कुछ भी नहीं। तो हमें पता ही नहीं चला भाई क्या हुआ क्या नहीं। तो सल्फाइड जो है वो ब्लैक प्रेसिपिटेट दे देता है, जिससे बाकी प्रेसिपिटेट नहीं आ पाते, उनका कलर नहीं पता चल सकता। और साइनाइड जो है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देता है, तो हमें क्लोरीन का टेस्ट में शक आ जाता है भाई। इसलिए हम नाइट्रिक एसिड डालते हैं। नाइट्रिक एसिड साइनाइड को HCN बना के इवॉल्व कर देता है और सल्फाइड को H2S बना के इवॉल्व कर देता है, और हम फिर इंप्योरिटीज फ्री होकर के काम कर सकते हैं। तो हमें पता चल जाएगा इजीली कि हमारे पास यहां पे व्हाइट आया तो AgCl है, और इसके कलर भी नजर आएंगे। समझ में आ गई बेटे बात? क्लियर? अब मान लो जी मेरी लेबोरेटरी में NH4OH ही खत्म हो गया, प्रॉब्लम? हाँ जी, NH4OH खत्म हो गया, डल येलो ब्राइट येलो मेरे को पता नहीं है, तो ब्रोमीन और आयोडीन में फर्क कैसे करूं भाई? अब ब्रोमीन आयोडीन में फर्क नहीं हो रहा है ना, तो इसके लिए ब्रोमीन और आयोडीन के लिए एक स्पेशली टेस्ट दिया गया, लेयर टेस्ट। कौन सा टेस्ट? लेयर टेस्ट। तो चलिए लेयर टेस्ट की केमिस्ट्री समझते हैं। लेयर टेस्ट। अब लेयर टेस्ट किसके लिए भाई? ब्रोमीन एंड आयोडीन के लिए, ठीक। लेयर टेस्ट फॉर Br2 एंड I2। ब्रोमीन और आयोडीन का लिए लेयर टेस्ट करते, कैसे करते हैं? देखो बेटे, ऐसे में हम क्या करते हैं बेटे, पहले एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, ठीक है जी। हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, और इस टेस्ट ट्यूब में हमने अपना सोडा एक्सट्रैक्ट पहले डाल दिया, ठीक। सोडा एक्सट्रैक्ट जैसे NaBr और जैसे NaI, यही प्रॉब्लम थी ना भाई। अब हम इसके ऊपर एक नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल देंगे।
जैसे बेटे हम इसके ऊपर डाल सकते हैं, मान लो CCl4, हमने यहां पे CCl4 डाल दिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या डाल दिया? CCl4 डाल दिया बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक, ऐसे डाल दिया बेटे। मैं ये नहीं कह रहा हूं ऊपर कौन सी लेयर नीचे कौन सी लेयर, वो एक अलग बात है, ऊपर कौन सी लेयर, पर ये आपस में मिक्स नहीं होंगे। क्यों मिक्स नहीं होंगे? ये आयनिक है और ये कोवलेंट है। क्या ये आपस में मिक्स होंगे? ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, तो दो लेयर्स बन जाएंगी ना। अब जो भारी होगी नीचे, जो हल्की होगी ऊपर, वो तो ये कि मैं अब ऊपर नीचे नहीं कर सकता था भाई, है ना, दोबारा मिटा मिटू के करना पड़ता। तो मैंने सिंपली बता दिया कि दो लेयर्स बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? दो लेयर्स बन जाएंगी। एक बन जाएगी किसकी? CCl4 की। एक बन जाएगी NaBr या NaI की। क्लियर बेटे जी? वैसे इसमें हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की जगह क्लोरोफॉर्म भी यूज कर लेते हैं, बट बेटा क्लोरोफॉर्म बेहोशी की दवाई होती है ना, कहीं ऐसा ना हो बंदा टेस्ट करने से पहले बेहोश हो जाए, इसलिए क्लोरोफॉर्म जनरली देते नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड दे देते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब बेटे इसमें पास ऑन करवा देंगे क्लोरीन को। किसको पास करवाएंगे? क्लोरीन को पास करवाएंगे। ठीक, किसको पास करवाना है हमने? क्लोरीन को पास करवाना है, क्लोरीन गैस को। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जब हम क्लोरीन गैस को इसमें से पास करवाएंगे, NaBr से जब क्लोरीन पास होगी तो बेटा क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैन रिप्लेस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की नहीं? बेटे जी, एक अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक बुरे इलेक्ट्रोनेगेटिव को रिप्लेस कर सकता है ना। अब मेरे को रिप्लेस करना, मेरे से अच्छा ही टीचर चाहिए, है ना भाई, बुरे टीचर से तो नहीं हो पाएगा। सिमिलर इज हियर, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कम इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। तो ये जब क्लोरीन इसको डिस्प्लेस करेगा, क्या बनेगा? NaCl बन जाएगा और बाहर क्या निकलेगी? Br2। अब Br2 नॉन पोलर है कि नहीं? सो इट विल डिसॉल्व इन CCl4 लेयर। नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाता है। और ब्रोमीन का अपना कलर कैसा होता है भाई? ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन बोल सकते हो, ऑरेंज रेड बोल सकते हो। तो यहां ऑरेंज रेड कलर आ जाएगा। तो ऑरेंज रेड कलर आएगा तो समझ लेंगे कि ब्रोमीन रिलीज हो गया, इसलिए ये वाला जो है ये ऑरेंज रेड बन गया। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? ऑन द अदर हैंड, अगर यही रिएक्शन बच्चों हमने NaI के साथ किया with that of chlorine, तो chlorine will replace iodine to give us NaCl, and iodine will be given off. Iodine will again dissolve in CCl4, and beta, what is the color of iodine? Color of iodine is blue violet. कैसा होगा? blue violet। तो जो CCl4 की लेयर होगी वो कैसी बन जाएगी? blue violet लेयर बन जाएगी बेटा। so that will give us blue violet। अब मेरे प्यारे बच्चों, ऑरेंज रेड और ब्लू वॉयलेट में तो अंधा भी फर्क बता सकता है, बशर्ते उसको कोई बताने वाला बैठा हो, अदरवाइज अंधा कैसे बताएगा भाई? ठीक, तो कहने का मतलब फर्क तो पता चलेगा हमें। तो अब ये बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। अब डल येलो का प्रॉब्लम नहीं रहा। ऑरेंज रेड इज अनदर कलर एंड ब्लू वॉयलेट इज अनदर कलर, वेरी इजीली डिस्टिंग्विशेबल। इसलिए अब हमें पक्का पता चल गया आयोडीन कहां, ब्रोमीन कहां, क्लोरीन कहां। क्लोरीन तो पहले ही व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा था, उसकी चिंता ही नहीं थी। AgBr या AgI येलो दे रहे थे। अगर हमें डल येलो और ब्राइट येलो का पता है तो प्रॉब्लम नहीं है, और अगर हमारे पास NH4OH रखा हुआ है तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है। अगर कंजूसी है या हमारे पास खत्म है तो लेयर टेस्ट कर लो भाई। लेयर टेस्ट से आपको ब्रोमीन और आयोडीन पता चल जाएगा। थ्योरी ये है इसकी कि a more electronegative halogen will replace a less electronegative halogen, और polar will dissolve in polar and non-polar will dissolve in non-polar। तो इसीलिए इसकी दो लेयर्स बनी थी, आपस में डिसॉल्व नहीं हो रही थी क्योंकि एक चीज पोलर थी, दूसरी नॉन पोलर थी। और जो हेलोजन बाहर निकल रहा है वो नॉन पोलर लेयर में डिसॉल्व हो जाएगा और नॉन पोलर लेयर का कलर हमारे को दिखाई देगा। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लेयर टेस्ट। इज इट क्लियर बच्चों? ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चों, थैंक यू। ओके, सो ये हो गई डिटेक्शन ऑफ हेलोजन बियॉन्ड डाउट्स। अभी हमें हेलोजन में कुछ और डिटेक्ट करने की जरूरत नहीं है।
अब हम चलते हैं आगे बेटे, अगला हमारे पास आएगा एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन। क्या करेंगे? एस्टिमेशन ऑफ हैलोजेंस। देखो बेटे, एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन इज डन बाय अ मेथड कॉल्ड एज केरियस मेथड। क्या बोलते हैं इसको? केरियस मेथड। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। आगे बेटा सारी जगह पे यही यूज होना है, इसलिए प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। केरियस मेथड। बेटा केरियस मेथड में कुछ चीजें हम लेते हैं। सबसे पहले एक लेते केरियस ट्यूब। बेटा ऐसे करके ना कुछ लंबी सी केरियस ट्यूब हुआ करती है, ठीक। एक छोटी सी हॉफमैन बॉटल होती है, प्यारी सी नन्ही सी, ठीक। ये केरियस ट्यूब हो गई। और ये हॉफमैन बॉटल हो गई। अब हम लेंगे एक भट्टी। भट्टी समझते? भट्टी, फर्नेस। ठीक है जी, हमने यहां पे एक फर्नेस ले ली। भाविका बेटा मैं भी हंसना चाहता हूं। भूमिका, तो हमने फर्नेस ले ली। फर्नेस के अंदर हमने केरियस ट्यूब को रखा। हेयर का स्ट्रक्चर मत समझ लेना, ठीक। और इसके अंदर हम रखेंगे बेटे जी नाइट्रिक एसिड। क्या रखेंगे? नाइट्रिक एसिड, ठीक। ये हमारे पास था HNO3 नाइट्रिक एसिड, हमने यहां पे रख दिया। इसके अंदर डालेंगे बेटे वही हॉफमैन बॉटल, छोटी सी हॉफमैन बॉटल में हम नोन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रखेंगे, W ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है जी। ये इसके अंदर रख दिया गया। अब जब नाइट्रिक एसिड होता है वो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करेगा? जो कार्बन प्रेजेंट है, नाइट्रिक एसिड उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, विच इज द गैस उड़ी उड़ी। क्लियर? जो हाइड्रोजन था ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसको नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज करेगा, क्या बनाएगा? वाटर वेपर्स, उड़ी उड़ी। बचा हमारे पास यहां पे हैलोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, कार्बन चला गया, हाइड्रोजन चला गया, क्या बचा? हैलोजन। अब हम यहां पे डाल देंगे AgNO3। डाला था ना पहले भी, अब AgNO3 डालेंगे। अब AgNO3 जो होगा दैट विल रिएक्ट विद हैलोजन, ठीक, टू गिव अस AgX, यानी यहां पे जो भी हैलोजन था, X इज एनी हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हैलोजन जो था वो बन गया। इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे। हम इन प्रेसिपिटेट को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद उसको वॉश करेंगे ताकि उसमें इंप्यूरिटीज ना रहे। हम एस्टिमेशन कर रहे हैं ना, परसेंटेज निकाल रहे, तो इंप्यूरिटी नहीं चाहिए ना, तो हम उसको वॉश करेंगे और फिर उसको ड्राई करेंगे। ड्राई कैसे करते हैं? एक फिल्टर पेपर रहते हैं, फिल्टर पेपर के ऊपर प्रेसिपिटेट्स को डालते हैं और फिल्टर पेपर को यू फोल्ड करके उसके ऊपर ऐसे दबाते हैं, तो फिल्टर पेपर इज एब्जॉर्बिंग ना, तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसको वैक्यूम डेसिकेटर, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर रख के डेसिकेट कर देते हैं, सुखा देते हैं। तो क्या किया? जो प्रेसिपिटेट बना ना बेटे, उस प्रेसिपिटेट को बाहर निकाला, वॉश किया, वॉश करने के बाद क्या किया? ड्राई किया। अगर वो क्लोरीन होगी तो हमारे पास क्या बनेगा? AgCl। अगर वो हैलोजन ब्रोमीन होगा तो क्या बनेगा? AgBr। और अगर वो आयोडीन होगा तो क्या बनेगा? AgI। अब AgCl में कितनी क्लोरीन? एक क्लोरीन। बेटे Ag का वेट होता है 108, कितना? 108, और क्लोरीन का 35.5, तो 108 प्लस 35.5, 143.5 AgCl में 35.5 ग्राम ऑफ
क्लोरीन, है ना बेटा। अब अपना मैथमेटिक्स यूज कर सकते हैं अपन। इसका वेट तो हमने कर ही लिया था। हमने बोला कि 143.5 ग्राम ऑफ AgCl contains how much? 35.5 gram of chlorine, isn't it? So 1 gram will contain 35.5 by 143.5, और यहां पे जो भी वेट बना से x ग्राम, जो भी वेट इसका आया x ग्राम, ठीक, x ग्राम विल कंटेन 35.5 divided by 143.5 into x, and what was x? Weight of AgCl formed. x क्या था? Weight of AgCl, इसको बोला ना मैंने x, ठीक। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे भाई हैलोजन की? वेट ऑफ हैलोजन बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। वेट ऑफ हैलोजन यानी क्लोरीन बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। अब वेट ऑफ हैलोजन कितना आया बेटा? 35.5 डिवाइडेड बाय 143.5 इनटू वेट ऑफ AgCl formed by weight of organic compound into 100। बोलो बेटा, ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? You got this formula or not? हाँ जी, आसान है। अब इसी तरह से AgBr में क्या होगा? Br कितना? 1 बेटे, Ag का वेट 108 और ब्रोमीन का 80, तो ये बना 188 में 80, 188 में 80। तो बोलो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन का फॉर्मूला डायरेक्ट सोचो, क्या आएगा? 80 अपॉन 188 इंटू वेट ऑफ AgBr, लड्डू ब्रोमीन नहीं, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। गॉट इट और नॉट? और AgI अगर बना तो उसमें क्या होगा? आयोडीन, बेटा Ag का वेट पता है 108, आयोडीन का 127, तो यहां बना 235 में 127। तो ड्रॉ आउट द फॉर्मूला फॉर दिस। परसेंटेज ऑफ आयोडीन क्या हुआ? 127 बाय 235 इंटू वेट ऑफ AgI divided by weight of organic compound into 100। बेटा तीनों हेलोजेंस का फॉर्मूला समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या इसमें? क्या था फॉर्मूला? अगर क्लोरीन हुआ 35.5 डिवाइडेड बाय 143.5 into weight of AgCl by weight of organic compound into 100। If it is bromine, 80 by 188 into weight of AgBr by weight of organic compound into 100। If it will be iodine, so it is 127 by 235 into weight of AgI by weight of organic compound into 100। बोलो बेटे, हैलोजन की डिटेक्शन एस्टिमेशन हो गई? कोई दिक्कत है इसमें क्या? पक्का? आर यू श्योर? ठीक, आज की कहानी इतनी ही करते हैं, क्योंकि नहीं तो फॉर्मूला इंटरमिक्स हो जाएंगे, क्योंकि आगे भी यही है, सारी जगह पे ये है। बंद नहीं, पहले समझ लो। अभी तक परसेंटेज के लिए हमने कितने फॉर्मूला पढ़े? 5। पहला था कार्बन का, फॉर्मूला याद करो, 12 by 44 into weight of carbon dioxide by weight of organic compound into 100। हाइड्रोजन के लिए 2 by 18 into weight of water formed by weight of organic compound into 100। क्लोरीन के लिए 35.5 by 143.5 into weight of AgCl by weight of organic compound into 100। ब्रोमीन के लिए 80 by 188 into weight of AgBr by weight of organic compound into 100। और अगर आप किसके लिए बोल रहे हैं? आयोडाइड के लिए 127 by 235 into weight of AgI by weight of organic compound into 100। बोलो क्लियर? सारे बच्चों को ये फॉर्मूला दिमाग में आए कि नहीं आए? आज की कहानी यहीं फिनिश करते हैं। ठीक, अभी टाइम था 5 मिनट्स, अगली बार देखेंगे।